नमस्कार दोस्तों। इंफ्राडॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हरियाणा से, जहां पर दोस्तों हरियाणा के अंदर एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को लेकर बिड्स इनवाइट कर दी गई हैं। और ऐसा बताया गया है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत इसको तैयार किया जाएगा। तो उसे लॉजिस्टिक हब महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नंगल चौधरी विलेज में बनकर तैयार होगी। और ये एक टाइप का फ्रेट विलेज होगा, जहाँ पर वेयर हाउसेस, कस्टम्स, मेंटेनेंस वर्कशॉप्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग ऑफिस, इस तरह की कई सारी फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। ओवरऑल 886.78 एकड़ की एरिया में फैला होगा और कुल मिलाकर 765.27 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्च आएगा इसको बनाने के लिए। अभी क्योंकि बिड्स इनवाइट कर दी गई हैं, तो फाइनली यहाँ पर काम स्टार्ट हो रहा है। अगली दोस्तों अपडेट एविएशन सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों एविएशन जायंट एयरबस ने अभी एक कोर कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया है महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स को। और अभी एयरबस H125 हेलीकॉप्टर्स के लिए मेन फ्यूसलेज महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दोस्तों महिंद्रा ऑलरेडी एयरबस के H130 हेलीकॉप्टर्स के लिए मेन फ्यूसलेज मैन्युफैक्चर किया करता था। अब उसके साथ साथ H125 हेलीकॉप्टर्स के लिए भी सेम काम वो करेंगे। बेंगलोर फैसिलिटी में सारा का सारा काम होगा, जहां से बनाकर फिर इन मेन फ्यूसलेज को एयरबस की फ्रांस फैसिलिटी में भेजा जाएगा, जहां पर फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि H125 हेलीकॉप्टर्स के लिए एक फाइनल असेंबली लाइन टाटा के साथ मिलकर कोलार में सेटअप की जा रही है। और एक बार जब वो तैयार हो जाएगी, तो महिंद्रा के द्वारा बनाए गए फ्यूसलेज वहां पर भी सप्लाई किए जाएंगे। महिंद्रा का प्लान है कि 2027 तक उनकी इस फैक्ट्री से रोल आउट स्टार्ट हो जाए। अगली दोस्त अपडेट चेन्नई से है, जहां पर दोस्तों चेन्नई के अंदर भी एक और लार्ज स्केल का डेटा सेंटर सेटअप कर दिया गया है। और ये काम कोलकाता बेस्ड टेक्नो डिजिटल के द्वारा किया गया है। दोस्तों टेक्नो डिजिटल एक सब्सिडरी कंपनी है टेक्नो इलेक्ट्रिक की, जो अभी तक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में काम करती थी। पहली बार इनके द्वारा डेटा सेंटर के एरिया में काम किया जा रहा है और उसी के लिए सब्सिडी बनाई गई है। कोलकाता और चेन्नई में 2 डेटा सेंटर्स का कंस्ट्रक्शन इनके द्वारा किया जा रहा था, और उसमें से चेन्नई वाला पहले बनकर तैयार हो गया है। सिपको रेड्डी पार्क में तैयार हुआ है और 36 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। और ये इसका अभी पहला ही फेज़ है। 3 और फेज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। 160 से $170 मिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जा रही है कंपनी के द्वारा। अभी क्योंकि ओपन कर दिया गया है, तो 200 से 250 जॉब्स भी जनरेट हो चुकी हैं। जब चारों के चारों फेज़ ओपन हो जाएंगे, तो 400 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना सरकार स्टेट की पहली मैन मेड बीच बनाने जा रही है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसको लेकर उन्होंने डीपीआर प्रिपरेशन का काम स्टार्ट कर दिया है। दूसरे मैन मेड बीच ओवरऑल 35 एकर्स के एरिया में फैली होगी और स्पेसिफिकली कोटवालगुड़ा विलेज में इसको बनाया जाएगा। तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सारा काम हैंडल करने की, जिनका कहना है कि फ्लोटिंग विलास, लग्जरी होटल्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि सेलिंग, बंजी जंपिंग, स्केटिंग और वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। एक वे पूल, फाउंटेन्स, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स, साइकिलिंग ट्रैक और एक डेडिकेटेड प्ले जोन भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा चिल्ड्रन के लिए। कुल मिलाकर 225 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर खर्च आएगा इसको बनाने के लिए। देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल ये बन पाता है। अगली दो अपडेट नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी को लेकर है, जो उनके बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए भारत के अंदर अगले 5 सालों के लिए 30,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसके अंतर्गत एक एल्यूमिनियम स्मेल्टर प्लांट और एक कोल बेस्ड पावर प्लांट इनके द्वारा तैयार किया जाएगा। 230,000 करोड़ में से 18,000 करोड़ रुपीज़ तो एल्यूमिनियम स्मेल्टर प्लांट के ऊपर ये खर्च करेंगे, जो उड़ीसा के अंदर बनकर तैयार होगा। बाकी 12,000 करोड़ रुपीज़ एक कोल बेस्ड पावर प्लांट के ऊपर खर्च किए जाएंगे। इसकी लोकेशन अभी फाइनलाइज नहीं की गई है, क्योंकि पार्टनर स्काउटिंग का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। कोल इंडिया और एनटीपीसी इनके साथ में डिस्कशंस कर रहे हैं, ताकि इनके साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म करके इस प्लांट को सेटअप किया जाए। एक बार जॉइंट वेंचर फॉर्म हो जाता है, तो उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर ये कोल बेस्ड पावर प्लांट तैयार होता है। अगली दो अपडेट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर है, जिन्होंने अभी गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से 9 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड डिमांड की है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस लैंड का इस्तेमाल वो हिंडन एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए करेंगे। दोस्तों हिंडन एयरपोर्ट फिलहाल 22,050 स्क्वायर मीटर में फैला है, जिनकी मोटा मोटा मान सकते हैं कि ये 2 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि अभी ये एयरपोर्ट अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है। डेली 50 के आसपास फ्लाइट्स और 5,000 के आसपास पैसेंजर्स को हैंडल करता है। 25 के आसपास सिटीज़ यहाँ पर भी कनेक्टेड हैं। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि इस एयरपोर्ट पर अभी और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, और इसी कारण से एक्सपांड किया जाना चाहिए। एक्सपेंशन प्लान को लेकर अभी डिस्कशंस किए जा रहे हैं, और इसी बीच इन्होंने लैंड भी डिमांड कर ली है गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि अगर लैंड नहीं दी जाएगी तो प्लान बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर काम हो ही नहीं पाएगा। एक बार जब पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा, तो हमें और चीज़ें क्लियर होती दिखाई देंगी कि कौन कौन सी नई फैसिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी। अगली दो अपडेट एक नए एक्सप्रेसवे को लेकर है, जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को लेकर लैंड एक्विजिशन अप्रूव कर दिया गया है। और अब महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस काम के साथ आगे जा सकती है।
दोस्तों शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा नागपुर से गोवा के बीच, महाराष्ट्र के 12 जबकि गोवा का एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कनेक्ट होगा। कुल मिलाकर 802 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और ये महाराष्ट्र का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा। इसके साथ साथ ये महाराष्ट्र का सबसे कॉस्टलीस्ट एक्सप्रेसवे भी होगा क्योंकि 10 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। फिलहाल इनिशियल काम स्टार्ट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 20,787 करोड़ रुपये यहाँ पर एलोकेट कर दिए गए हैं, जिसमें कुछ पैसा इस्तेमाल किया जाएगा लैंड एक्विजिशन के लिए, जबकि कुछ पैसा इनिशियल काम स्टार्ट करने के लिए खर्च किया जाएगा। एक बार जब ये बन जाता है तो नागपुर से गोवा के बीच ट्रैवल 7 से 8 घंटे के अंदर हो पाएगा, जिसे अभी 17 से 18 घंटे तक का समय लगता है। अगली दोस्तों अपडेट पंजाब से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन स्टील मेकर वर्धमान स्टील पंजाब के अंदर एक नया स्टील प्लांट सेटअप करने जा रहा है, स्पेसिफिकली लुधियाना में, और इसके लिए उन्होंने 2500 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है। दोस्तों वैसे आपको बता दूं कि वर्धमान एक लुधियाना बेस्ड ग्रुप है जो मल्टीपल सेक्टर्स में ऑपरेट करता है। टेक्सटाइल के एरिया में इनका काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन अब स्टील बिजनेस के ऊपर भी अच्छे खासे स्किल पर काम कर रहे हैं। इनका ये वाला स्टील प्लांट जापानीज कंपनी ESC कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर फॉर्म करके सेटअप किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 5 लाख टन पर एनम की होगी। 2500 करोड़ में से 500 करोड़ रुपये सोलर प्लांट के ऊपर खर्च किए जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस टेक्नोलॉजी यहाँ पर सेटअप की जाएगी स्टील प्रोडक्शन के लिए। बाकी 2000 करोड़ रुपये स्टील प्लांट के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जिसके थ्रू ये स्पेशलिटी स्टील और एलॉयज यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से ही है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर खड़गवासला फुरसुंगी टनल को अप्रूवल दे दी गई है, और इसके थ्रू पुणे और उसके आसपास के एरियाज में आपको वाटर सप्लाई बड़े स्केल पर इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों जैसे कि पता चल रहा है कि एक वाटर टनल होगी 34 किलोमीटर लंबी, जिसमें से 28 किलोमीटर का पार्ट अंडरग्राउंड होगा। 80 से 240 मीटर की डेप्थ तक ये बनेगी, और क्योंकि इसमें अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस थी तो इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की यहाँ पर अप्रूवल चाहिए थी। 2200 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा। टेंडर वगैरह यहाँ पर अवॉर्ड की जा चुके हैं। महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट इसको डेवलप कर रहा है। एक बार जब तैयार हो जाती है तो वाटर सप्लाई तो इम्प्रूव होगी, साथ साथ पुणे और उसके आसपास के एरियाज में 3472 हेक्टेयर्स ऑफ एडिशनल फार्मलैंड को इरिगेट किया जा सकेगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी इंडियन इकोनॉमी को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा GDP डेटा रिलीज कर दिया गया है इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर का, और सरप्राइजिंगली जो डेटा हमारे सामने निकल कर आया है इसने सभी के सभी एस्टिमेट्स को बीट कर दिया है। दोस्तों RBI और SBI जैसी जो अलग अलग एजेंसीज हैं जो कि GDP को लेकर डेटा रिलीज करती रहती है, उनका मानना था कि पहले क्वार्टर का GDP ग्रोथ 6.5 से 7% के आसपास होगा, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। लेकिन ये सभी के सभी एस्टिमेट्स धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि GDP ग्रोथ 7.8% का निकल कर आया है, जो पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे हाईएस्ट एवर है। ईयरली बेसिस पर भी ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल के सेम क्वार्टर में 6.5% का ग्रोथ हमने दिखाया था, और ये काफ़ी ज़्यादा है उससे। सर्विस सेक्टर यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है, क्योंकि उसी के चलते इतना ग्रोथ हमें देखने को मिला है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि माइनिंग और यूटिलिटीज़ जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। कॉन्स्टेंट प्राइसेस पर अभी हमारी रियल GDP 47.89 लाख करोड़ रुपीज़ पर स्टैंड करती है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारी रेलवेज को लेकर है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि देश के अंदर 7 ऑपरेट हो रही वंदे भारत ट्रेन को अभी और बड़ा बनाया जाएगा, और इनमें वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एडिशनल कोचेस को ऐड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेन अभी शॉर्टलिस्ट की गई हैं वो ऐसी ट्रेन हैं जो कि बिजी रूट्स पर ऑपरेट होती हैं, और वहाँ पर लगातार डिमांड देखने को मिल रही है फास्ट ट्रैवल की। अगर इनके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊँ तो बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम वंदे भारत, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत, और चेन्नई से तिरुनेलवेली के बीच ऑपरेट होने वाली वंदे भारत, इन तीनों ट्रेन को 16 कोच वाली वंदे भारत से एक्सपांड करके 20 कोच वाली ट्रेन बना दिया जाएगा। जबकि बेंगलुरु वंदे भारत, वाराणसी देवघर वंदे भारत, हावड़ा राउरकेला वंदे भारत और इंदौर नागपुर वंदे भारत, इन सभी ट्रेन को 8 कोच की बजाय अब 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप वीडियो को देखने के लिए।